अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी, डिफरेंट फैक्टर्स डिस्कस कर रहे थे और लास्ट टाइम जो हमने अपना फैक्टर डिस्कस किया था कि किस तरह से वो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज होता है, उसकी वजह से डिक्रीज होता है, और इंडक्टिव इफेक्ट का स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पे क्या असर होता है। और होप्स हो कि ये लेक्चर आपका लास्ट ऑनलाइन लेक्चर होगा इंशाल्लाह, और उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो फेस टू फेस स्टडी करेंगे। आज जो फैक्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो रेजोनेंस है। रेजोनेंस फिनोमेना क्या है, या रेजोनेटिंग इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव रेजोनेंस या पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट या नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट जो है, ये वो चीजें हैं जो बीएससी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट के चैप्टर में आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। अब उसका क्या रोल है किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ में, उसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली रेजोनेंस बेसिकली है क्या, डीलोकलाइजेशन है इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी की, को अगर मैं सिंपली डिफाइन करूं तो। लेकिन वो डीलोकलाइजेशन किसी भी सिस्टम के अंदर कब पॉसिबल होती है, उसके भी आपको पता है, उसके अंदर कॉन्जुगेशन का होना जरूरी है, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होना जरूरी है। तो उस वो सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि रेजोनेंस के रूल्स क्या हैं या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के क्या रूल्स हैं। तो इस बेहतर ये है कि आप पहले जो है वो जो रेजोनेंस का जो टॉपिक है आप उसको एक दफा पढ़ लें। उसमें रेजोनेटिंग इफेक्ट जो यानी कि मीजोमेरिक इफेक्ट भी जिसको कहते हैं, पॉजिटिव रेजोनेंस, नेगेटिव रेजोनेंस, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो फिर इसको आप बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो। सो रेजोनेंस बेसिकली क्या होता है कि जब आपके पास कॉन्जुगेट बेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो रेजोनेंस में डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो वो क्या करता है, रेजोनेंस की मदद से वो जो नेगेटिव चार्ज है कॉन्जुगेट बेस के ऊपर, उसको वो डीलोकलाइज करता है उस स्ट्रक्चर के ऊपर, और डिफरेंट रेजोनेटिंग फॉर्म्स हम उसकी ड्रॉ करते हैं तो उससे उसके अंदर स्टेबिलिटी आती है। अब हमें वो सारे रूल्स के जितने ज्यादा कैनोनिकल फॉर्म्स हैं, और वो किसी भी रेजोनेंस हाइब्रिड की तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, अगर वो इक्विवेलेंट है इन स्टेबिलिटी तो उसकी रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी में उसकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगी और वो ज्यादा स्टेबल होगा। फिर उसके रूल्स हैं कि कौन सी कैनोनिकल फॉर्म, अगर दो कैनोनिकल फॉर्म है उनमें से कौन सी ज्यादा स्टेबल है। तो ये सारा कुछ आज आपका रिवाइज होगा। सो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि बेहतर यही है इस लेक्चर को मजीद सुनने से पहले आप जो है रेजोनेंस वाला जो टॉपिक है उसको एक दफा रिवाइज कर लें। आपके सामने तीन जो है वो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, एक सल्फोनिक एसिड का है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का है, और एक मीथानोल का है। अगर हम रेजोनेंस की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस ही अगर हम इसको इस वक्त देखें तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी होगी, फिर इसकी। और उसकी रीजन क्या है, वो है उसके रेजोनेटिंग इफेक्ट, और क्यों वो हम आगे चल के डिटेल में इंडिविजुअली भी इसको डिस्कस करेंगे। रेजोनेंस जो है वो क्या करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट स्टेबलाइजेस द नेगेटिव चार्ज ऑफ द कॉन्जुगेट बेस बाय स्प्रेडिंग इट ओवर अ ग्रेटर एरिया। So resonance is another way by which we can disperse the negative charge in a molecule. So if as we know कि जो conjugate base है it has a negative charge, so if it has the ability to interact with the adjacent the atoms within the molecule, और इस तरह के उसके अंदर p orbitals हों या डबल बॉन्ड हो यानी कॉन्जुगेशन हो, या p orbitals ऐसे अवेलेबल हों जो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करें, सो उसमें रेजोनेंस का फिनोमेना होगा, और अल्टीमेटली इट विल स्टेबलाइज द योर कॉन्जुगेट बेस। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक एग्जांपल के तौर पर ये तीन कॉन्जुगेट बेसिस आप इनको कंसिडर कर लें। इसके अंदर यानी नेगेटिव चार्ज इसके अंदर ये, अब आप ये देखें कि इसमें नेगेटिव चार्ज जो है वो किसके अंदर ज्यादा स्टेबल हो सकता है। इसके अंदर कोई रेजोनेंस नहीं हो रही, क्योंकि रेजोनेंस के लिए आपके पास अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल का होना जरूरी था। यहाँ पे दोनों एडजेसेंट पोजीशन पर जो कार्बन थे वो sp3 हाइब्रिडाइज थे। तो इसमें रेजोनेंस का फिनोमेना तो हो ही नहीं सकता, कोई कॉन्जुगेशन या कोई अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन इसके केस में क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज इधर डीलोकलाइज करेगा और ये बॉन्ड इधर को शिफ्ट होगा, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये इसकी एक कैनोनिकल फॉर्म यानी बन सकती है, उसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। लेकिन अगर हम इसके मुकाबले में इसको देखें तो ये नेगेटिव चार्ज के पास पॉसिबिलिटी है, ये इधर भी डीलोकलाइज कर सकता है और इस तरफ भी डीलोकलाइज कर सकता है। उसमें डीलोकलाइजेशन की जो पॉसिबिलिटी है या स्प्रेड होने की वो ज्यादा है, सो वो ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। ये कम और ये बिल्कुल भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल
लाइक ये एक एसिड हम इसको कंसिडर करते हैं और एक ये है। तो इसमें अगर आप उसकी मतलब कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखें ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस, तो ये उसका जो है वो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। इसको हम समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं मीथानॉल वर्सेस फिनोल की, और ये शायद आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अल्कोहल्स। लाइक आपके पास फिनोल की लाइक पी के वैल्यू है वो 10 है और मीथानॉल की जो है वो 15 है। अब मीथानॉल और फिनोल की में एसिडिटी का डिफरेंस ही रेजोनेंस की बेसिस पर होता है, और उसकी वजह ये है कि जब फिनोल जो है वो प्रोटॉन लूज करता है और कॉन्जुगेट बेस उसका बनता है, तो उसका जो एनाइन है यदि फिनॉक्साइड आयन जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और ये डिटेल में आगे चल के हम देखेंगे कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या हैं और वो किस तरह से स्टेबल हो रहा है। तो उसके अंदर चूंकि रेजोनेंस का फिनोमेना होता है और वो नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होता है और वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है वाया रेजोनेंस, जबकि मीथानॉल के केस में कोई रेजोनेंस नहीं है, तो इसलिए जो है वो लेस स्टेबल कॉन्जुगेट बेस रखता है, जिसकी वजह से उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम है। इसी तरह अगर हम मीथानॉल को कार्बोक्सिलिक एसिड से करें, उसका कार्बोक्सिलिक एसिड की जो पीके की रेंज है वो ऑलमोस्ट 5 तक होती है, डिपेंडिंग अपॉन द सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच वो वेरी कर सकती है। तो मीथानॉल को अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड से कंसीडर करें, तो इस केस में भी वही रीजन है जो मीथानॉल और फिनोल के केस में थी, कि इन केस ऑफ मीथानॉल जो है वो आपके पास देर इज नो रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन इन कॉन्जुगेट बेस, वेयर इज इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड the conjugate base of this carboxylic acid is resonance stabilized as shown in this equation as well, कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज किस तरह से आपके पास हो सकता है। डिटेल इसकी भी हम दोबारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह से बन रही हैं वो आगे स्लाइड्स में हम देखेंगे भी, तो और डिटेल से भी देखेंगे। तो ये एक छोटा सा आपके लिए क्वेश्चन है, यानी यहाँ पे जस्ट आपको बताना ये था कि अगर आप मीथानॉल को कंपेयर करें फिनोल या कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ, तो आपके पास जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू मीथानॉल। क्यों? या अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल के केस में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है। जैसे कि यहाँ कंपैरिजन जरा डिटेल में भी बताया गया है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का। इथॉक्साइड आयन, यानी आपके पास इथानोल है और वो डीप्रोटोनेशन के बाद इथॉक्साइड आयन, या अगर वो कोई भी अल्कोहल है तो हम उसको अल्कोक्साइड आयन कहते हैं उसके कॉन्जुगेट बेस को ना, और उस केस में कोई रेजोनेंस नहीं हो रही। तो फॉर एग्जांपल आपके पास वो इथानोल है तो वो इथॉक्साइड आयन कहलाएगा। So ethoxide, the conjugate base of ethanol bears a negative charge on an oxygen atom, but there are no additional factors to further stabilize the anion. Because ethoxide is less stable than acetate, यानी अगर आपके पास एसिटिक एसिड है और वो जो है वो प्रोटॉन लूज करने के बाद एसिटेट में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो लेस स्टेबल क्यों है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि देखें इस केस में ये जो रेड रेड है ये ऑक्सीजन पिंक कलर का शो कर रहे हैं कि यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन के ऊपर ये लोकलाइज्ड है इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, और यहाँ पे दो ऑक्सीजन हैं और उनके ऊपर वो डीलोकलाइज हो रही है। तो एक के इस केस में एक लेस स्मॉलर वॉल्यूम में वो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी स्प्रेड हुई है एज कंपेयर टू दिस वन, जहां वो ज्यादा एरिया में स्प्रेड हुई है, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। और ये क्यों स्प्रेड हुई है इस तरह से? वाया रेजोनेंस। सो दैट्स व्हाई इथॉक्साइड की स्टेबिलिटी कम होगी एज कंपेयर टू द acetate ion. In case of alkoxide anion, the negative charge is localized on oxygen, as I told you. In contrast, ionization of the carboxylic acid gives an anion for which we can write two equivalent contributing structures like this. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इन केस ऑफ एसिटिक एसिड, अभी हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था कि वो दो कैनोनिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा था, और ये दोनों कैनोनिकल फॉर्म्स इक्विवेलेंट हैं, और हमने रेजोनेंस में ये रूल पढ़ा था, इक्विवेलेंट द कैनोनिकल फॉर्म्स ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। सो टू इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है विच रिजल्ट्स इन डीलोकलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑफ द कॉन्जुगेट बेस, और दोनों इक्विवेलेंट कैनोनिकल फॉर्म्स में जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर ही है, तो उसको ज्यादा स्टेबल मजीद बना देता है। सो यही वजह है कि कार्बोक्सिलेट आयनाइन इज मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड एनाइन, की उसमें रेजोनेंस नहीं होती और कार्बोक्सिलेट आयन में रेजोनेंस होती है। सो दैट्स व्हाई द कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड जो है वो अल्कोहल के मुकाबले में है। इसको अगर हम जनरली अगर देखें, फॉर एग्जांपल आपके पास अल्कोहल है और उसका अल्कोक्साइड आयन बन रहा है और एसिड है और वो कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो रहा है, ये इसका
अल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का, और उसमें ये रेजोनेंस की वजह से ये दो इक्विवेलेंट कैनोनिकल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि इधर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर हम उसकी एनर्जी डायग्राम जरा चेक करें कि ये लाइक आपके पास अल्कोहल था और ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, दोनों लाइक सेम एनर्जी पर थे, तो जब वो आयोनाइज होंगे तो अल्कोहल जो है वो हायर एनर्जी पर है, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस जो है उसका कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो लेस एनर्जी पर है, और उसकी रीजन उसमें रेजोनेंस का फिनोमेना है जो उसको स्टेबलाइज करता है और लो एनर्जी पर कर देता है, और उसकी एनर्जी हाई होती है और वो अनस्टेबल होता है। तो सो द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयंस, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर acidic alcohol because carboxylate ion are more stable than alkoxide ion। जो है वो जैसे कि अभी हमने पहले देखा भी कि उसमें नेगेटिव चार्ज जो है वो शेयर हुआ हुआ है दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के दरमियान में, जबकि इस केस में वो एक ही लोकलाइज्ड है एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम के ऊपर। So, a dissociation of either of an acid or alcohol involves breaking of an OH bond, but dissociation of a carboxylic acid gives a carboxylate ion with the negative charge spread। यानी कि डिसोसिएशन तो दोनों के केस में OH की ही हो रही है, लेकिन उससे रिजल्ट में बनने वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कार्बोक्सिलेट आयन, उसमें नेगेटिव चार्ज जो है वो दो इक्विवेलेंट ऑक्सीजन पर स्प्रेड हुआ हुआ है, लेकिन जबकि जैसे कि मैंने अभी बार बार बताया कि अल्कोक्साइड आयन के केस में वो एक ही ऑक्सीजन के ऊपर लोकलाइज्ड है। सो यही वजह है, वो यही चार्ज डीलोकलाइजेशन जो है वो कार्बोक्सिलेट आयन को ज्यादा स्टेबल करती है एज कम्पेयर टू द अल्कोक्साइड आयन, और इसीलिए डिसोसिएशन भी अगर हम देखें वो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो है वो लेस एंडोथर्मिक होगी देन द डिसोसिएशन ऑफ एन अल्कोहल टू एन अल्कोक्साइड आयन। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि मतलब इसकी डिटेल जो है वो मतलब मैं पहले भी मैं पढ़ चुकी, लेकिन ये पैराग्राफ में पढ़ लेती हूँ कि किसी स्टूडेंट को उसमें अगर कोई ऐसा पॉइंट ना हो कि उसके कंफ्यूजन हो कि द कार्बोक्सिलेट आयन कैन बी विजुअलाइज्ड आइदर एज अ रेजोनेंस हाइब्रिड और एज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ 3p ऑर्बिटल्स। लाइक ये जिसकी 3p ऑर्बिटल्स का बता रहा है कि दो ऑक्सीजन के पास p ऑर्बिटल है और एक कार्बन का, तो वो किस तरह से उन्होंने आपस में जो है वो ओवरलैप हुए हुए हैं। The carbon atom and the two oxygen atoms are sp2 hybridized and each has an unhybridized p orbital। lap of these three p orbitals, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन के पास, gives a 3 center pi molecular orbital system। और जो है वो क्या करता है, और उससे वो मजीद there is a half of a pi bond between the carbon and each oxygen atom and there is a half of a negative charge on each oxygen atom as shown in the figure, so which make it जो है वो more stable as compared to the alkoxide ion। इसी तरह रेजोनेंस स्ट्रक्चर दोबारा वहाँ ये वही है जो हमने लास्ट स्लाइड में भी देखे हैं, और ये उसका रेजोनेंस हाइब्रिड है जो पिछली स्लाइड में डिस्कस किया गया। और एक्सपेरिमेंटल डाटा सपोर्ट करता है दिस रेजोनेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एसीटेट, व्हेन द एसीटेट anion has two CO bonds of equal length and intermediate between the length of a CO single bond and CO double bond। यानी वो एक्सपेरिमेंटल डाटा, एक्सपेरिमेंटली जो बॉन्ड लेंथ की कैलकुलेशंस हैं वो भी ये प्रूव करती हैं कि ये जो बॉन्ड जिसको हम इन बिटवीन डबल और सिंगल बॉन्ड जो है वो होती है, और ये तभी मुमकिन है जब उसमें डीलोकलाइजेशन का ये फिनोमेना जो है वो एग्जिस्ट कर रहा हो। अब अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अल्कोहल्स और फिनोल को अलग अलग तो हमने देख लिया, अब अगर हम इन तीनों की इकट्ठी बात करें तो इन तीनों में ज्यादा स्टेबल जो है वो कौन होगा, अल्कोहल की बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें, या हम फिनोल की बात करें। आपके सामने उनकी पी की वैल्यूज लिखी हुई हैं। Resonance stabilization accounts for why carboxylic acids are more acidic than other compounds with OH bonds like alcohols and phenols। तो एग्जाम्पल आप उनकी पी के वैल्यू फिनोल की देखें, उसमें 10 के करीब है, इथानोल की 16 है और इसकी एसिटिक एसिड की 4.8 है। इट मीन्स के एसिडिक एसिड जो है वो ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू इथानोल और फिनोल। ठीक है, तो ये कौन किसको डीप्रोटोनेट कर सकता है, कौन बेसिस, और उसकी पी की वैल्यू किस तरह डिपेंड करती है, ये एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एक इस पैराग्राफ में दी गई है फॉर वैसे ही, लेकिन ये इसको मैं इसलिए डिस्कस नहीं करी कि ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, और अगर ना हुई तो आप मुझसे शेयर कर लीजिएगा, ना समझ आई तो। अगर हमने उन
रिलेटिव एसिडिटी देखनी है कि क्यों ये है, तो हम उनके कॉन्जुगेट बेसिस बनाते हैं और हम उनकी कॉन्जुगेट बेसिस के अंदर उनकी स्टेबिलिटी देखते हैं, और हम ये जानते हैं कि अगर जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो अब आप ये देखें कि फिनॉक्साइड फिनोल के केस में आपके पास जो कॉन्जुगेट बेस है वो फिनॉक्साइड आयन है, इथॉक्साइड है अल्कोहल के केस में, और उसमें जो है वो होते हैं एसीटेट आयन बनता है। अब इथॉक्साइड आयन के केस में इसमें तो कोई भी जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनते। फिनॉक्साइड आयन के केस में इसके अलावा जो है 4 और मजीद रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं, लेकिन और इसके केस में एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट थोड़े से कंफ्यूज हमेशा इसमें होते हैं कि यार ये जो फिनोल है इसके तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 बन रहे हैं और एसीटेट आयन के तो 2 बन रहे हैं, तो फिर तो फिनॉक्साइड आयन को ज्यादा वो होना चाहिए, क्योंकि उसमें हम ये पढ़ते हैं कि जितनी ज्यादा कैनोनिकल फॉर्म्स है उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो फिर तो फिनॉक्साइड आयन को ज्यादा स्टेबल होना चाहिए और उसकी एसिडिक्शन ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन ठीक है, ये बात है कि ग्रेटर द नंबर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स और ग्रेटर हायर विल बी द स्टेबिलिटी। लेकिन एक बार याद रखें कि कुछ और भी रूल्स पढ़े हैं आपने कि इक्विवेलेंट कैनोनिकल फॉर्म्स ज्यादा स्टेबल करती हैं रेजोनेंस हाइब्रिड को। तो फिनॉक्साइड आयन के केस में जो 5 आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं वो इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है, वो सारे इक्विवेलेंट तो नहीं है, और वो इक्विवेलेंट है सारे। एक और मेन जो इंपॉर्टेंट है, आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा जब आप कैनोनिकल फॉर्म्स की स्टेबिलिटी डिस्कस कर रहे होते हैं उसमें रेजोनेंस के फिनोमेना में, आप ये देखते हैं कि वो वाली कैनोनिकल फॉर्म्स ज्यादा स्टेबल होती हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होता है, एज कम्पेयर टू दोज कैनोनिकल फॉर्म्स। देखें कार्बन या कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यानी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो उस नेगेटिव चार्ज को बियर नहीं करेगा, वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा। यानी आपको ये बात जानते हैं कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, आप खुद इमेजिन करें, हमने कभी इस तरह सारे इतने बुक्स में उसको रेयरली देखा होता है, वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, वो फॉरन रिएक्ट कर जाता है। आपके पास वो कैनोनिकल फॉर्म जिसमें आप कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनाने जा रहे हो, तो उनकी स्टेबिलिटी का अंदाजा आप लगा लें कि वो कितनी को स्टेबल होंगी या उनकी रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर कितनी को कंट्रीब्यूशन होगी। इसी तरह उसके मुकाबले में आप वो कैनोनिकल फॉर्म्स देखें जिसमें आपने नेगेटिव चार्ज डाला है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर, तो वो ज्यादा स्टेबल होती हैं। तो इसमें ये वजह होती है कि इसमें जो नेगेटिव चार्ज होता है फिनॉक्साइड एन के केस में, वो क्या होता है कि रिंग के कार्बन पर डिस्पर्स होता है और वो सिर्फ एक ऑक्सीजन पर बनी वो होता है, तो जिसकी वजह से उसकी जो स्टेबिलिटी होती है, हालांकि उसके नंबर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म ज्यादा होती हैं, लेकिन जो है वो स्टेबिलिटी में कम होता है। acetate is the most stable conjugate base because it has two equivalent resonating structures, both of which place a nitrogen or negative charge on the oxygen atom. Whereas in case of phenoxide, it has only one oxygen atom to accept the negative charge, or the two resonance structures that contain an intact aromatic ring and place a negative charge on oxygen atom are major contributor to the hybrid, जो कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में शो करूंगी भी। यानी इसमें वो ये बता रहा है कि ऐसे यानी फिनॉक्साइड आयन के केस में आपके पास ये 5 स्ट्रक्चर तो बन रहे हैं, लेकिन उसमें 2 स्ट्रक्चर बस वो ये मेजर कंट्रीब्यूशन शो कर रहे हैं, क्योंकि एक तो रिंग इंटैक्ट है, यानी एरोमेटिसिटी का फिनोमेना अगर आप लोगों ने पढ़ा हो कि एरोमेटिसिटी क्या होती है, तो ये इसमें एरोमेटिसिटी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे रही है किसी स्ट्रक्चर को, तो वो एरोमेटिसिटी इसमें रिटेन है। तो एक तो ये 2 मेजर कंट्रीब्यूटर तो हैं। लेकिन अगर आप इन बाकी रेजोनेटिंग फॉर्म्स को देखें, एक तो उसने एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब कर दी, दूसरा जो नेगेटिव चार्ज है वो आपने कार्बन पे कर दिया, तो ये तो ना होने के बराबर है इनकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस। और अगर इन दोनों को आप कंपेयर करें कार्बोक्सिलेट आयन के, उसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन 2 और नेगेटिव चार्ज 2 ऑक्सीजन के दरमियान जो है ना वो शेयर हुआ हुआ है, उसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द फिनॉक्साइड आयन के केस में। जो ये के एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ पे बताई भी गई है। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें इथॉक्साइड आयन के साथ, तो उसमें तो एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, तो उसके मुकाबले में उसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होगी। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है उसके रेजोनेंस हाइब्रिड में, आपको पता है रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी सबसे लो होती है
और जो है वो कैनोनिकल फॉर्म की एनर्जी जो होती है उससे हाई एनर्जी पर होता है, तो उसमें भी ज़ाहिर है वो सारी कैनोनिकल फॉर्म एक जितनी एनर्जी पर तो नहीं होती। तो ये जो 2 है इनकी मेजर कंट्रीब्यूशन है, और ये जो 3 है ये माइनर कंट्रीब्यूटर है, और ये हाई एनर्जी पर होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज जो है वो कार्बन के ऊपर आ रहा होता है। सो इसलिए, लेकिन जबकि अगर हम इसको कंपेयर करें कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में आपके पास 2 इक्विवेलेंट कैनोनिकल फॉर्म्स बन रही हैं, और वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है? ऑक्सीजन के ऊपर। उसमें किसी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी नहीं है। तो इसलिए जो फिनोल है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होती है। सवाल यहाँ पे ये है, विच ऑफ द टू एसिड इज स्ट्रॉन्गर, फिनोल या साइक्लोहेक्सानोल? लेकिन इसमें अब मजे की बात ये देखें कि फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, और साइक्लोहेक्सानोल के, फिनोल में जब फिनॉक्साइड आयन बनेगा तो उसमें क्या होगा, वो नेगेटिव चार्ज जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। लेकिन साइक्लोहेक्सानोल का तो वही है ना कि अल्कोहल है और इसमें रेजोनेंस नहीं है। इसके कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी है वो कम है एज कंपेयर टू फिनोल। तो ये आप जरा इसको देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को। अब हम बात करते हैं कि जब फिनोल के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा तो वो किस तरह से उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसको अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो आप ये बात जानते हैं कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट होता है रिंग के ऊपर, वो 2 तरह का इफेक्ट शो कर रहा होता है। एक वो इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा होता है, और एक वो रेजोनेंस इफेक्ट शो कर रहा होता है। इफेक्ट चाहे वो रेजोनेंस हो या चाहे वो इंडक्टिव इफेक्ट हो, वो 2 तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसी तरह मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट की मैं बात करूं तो वो भी पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। अब यानी कि पॉजिटिव मीन कि वो इलेक्ट्रॉन जो सब्स्टिट्यूएंट है कि पॉजिटिव रेजोनेंस है, ये चाहे वो पॉजिटिव इंडक्टिव है, क्या वो सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिस्टम को दे रहा है, और नेगेटिव मीन के क्या वो सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस सिस्टम से ले रहा है। किसी भी मॉलिक्यूल में उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आपने बढ़ानी है तो उसमें चाहे वो रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू हो, चाहे वो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू हो, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट हेल्पफुल होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग हो। चाहे वो इंडक्टिव इफेक्ट विदड्राइंग रखते हों या चाहे वो मीजोमेरिक रखें या दोनों रखें, वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विदड्रॉ करेंगे और OH बॉन्ड की आयनाइजेशन को जो है वो आसान करेंगे, मुमकिन बनाएंगे, और उसके बाद जब आयनाइजेशन हो जाएगी उस एसिड की, तो वो सब्स्टिट्यूएंट क्या करेंगे कि उसका जो कॉन्जुगेट बेस है उसको वो स्टेबलाइज करेंगे बाय देयर विदड्रॉइंग एबिलिटी, चाहे वो इंडक्टिव थी चाहे वो रेजोनेंस के थ्रू थी। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ कि किसी कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जो कि मीजोमेरिक इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव शो कर रहा है, या इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव शो कर रहा है, यानी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो रिंग को या सिस्टम को प्रोवाइड कर रहा है, उससे क्या होगा, वो सिस्टम को जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा तो जो OH बॉन्ड की आयनाइजेशन है, जाहिर है वो उसको उसको क्या जरूरत पड़ी है आयोनाइज होने की, क्योंकि उसको तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को पीछे से मिल रहे हैं सिस्टम से। तो एक तो ये होगा कि उसकी आयनाइजेशन डिफिकल्ट होगी। दूसरा क्या होगा कि जब आयनाइजेशन हो भी जाएगी और जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा तो उसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो उस ऑक्सीजन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कॉन्जुगेट बेस के, तो पीछे सिस्टम के अंदर एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, वो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। ऊपर से ऑक्सीजन कहेगा भाई मेरे पास तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, पीछे से और इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो उसको किस तरह से अकोमोडेट करेगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। सो ये बात हमेशा आपने याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स इंक्रीज करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को बाय helping the ionization of OH bond and by stabilizing the conjugate base। जैसे कि बताया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम द ऑक्सीजन एटम, लाइक वो ऑक्सीजन एटम जो जिससे हाइड्रोजन चला गया, आयोनाइज होकर निकल गया प्रोटॉन की फॉर्म में, और उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, वो स्टेबलाइज करता है फिनॉक्साइड आयन को, रिड्यूसिंग इट्स टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द प्रोटॉन्स। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास 3 क्लोरीन यहाँ पे अटैच है, यहाँ पे एक क्लोरीन अटैच और यहाँ पे एक भी अटैच नहीं है, उसकी पीके वैल्यू देखें और उसकी पीके वैल्यू देखें, इसकी सबसे कम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्लोरीन है इनका बीच में कोई रोल है। अब जब रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट, अब हमने जब एलिफेटिक सिस्टम्स देखे थे तो वहां पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट का सिर्फ एक इफेक्ट आता है,
और वो इंडक्टिव आता है। लेकिन जब सब्स्टिट्यूएंट किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के ऊपर अटैच हैं, या यूं समझ लें कि जब किसी एरोमेटिक सिस्टम के ऊपर अटैच हैं, यानी कि बेंजीन हम ज्यादातर एग्जांपल देखते हैं कि उसके ऊपर जो कार्बोक्सिलिक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं या फिनोल्स हैं, तो उसमें जब सब्स्टिट्यूएंट रिंग के ऊपर अटैच होगा तो वो दोनों इफेक्ट शो कर रहा होगा साइमल्टेनियसली, यानी वो इंडक्टिव इफेक्ट भी शो कर रहा होगा और साइमल्टेनियसली वो रेजोनेंस इफेक्ट भी कर रहा होगा। लेकिन हेलोजेंस को छोड़ के जितने भी सब्स्टिट्यूएंट हैं, उनका रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेंट होगा ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। यानी फॉर एग्जांपल एक सब्स्टिट्यूएंट है, वो जरूरी तो नहीं है ना कि किसी वो सब्स्टिट्यूएंट के दोनों इफेक्ट सेम हो, यानी इंडक्टिव इफेक्ट भी पॉजिटिव हो और मीजोमेरिक इफेक्ट भी पॉजिटिव हो। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है फिर तो एड अप होंगे ना, लेकिन और नेगेटिव नेगेटिव है फिर भी एक तरह वो एड अप होंगे एक दूसरे के अंदर। लेकिन एक सब्स्टिट्यूएंट ऐसा है कि उसका पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट पॉजिटिव है और इंडक्टिव इफेक्ट उसका नेगेटिव है। तो याद रखिएगा हेलोजेंस के एक्सेप्शनल केस के अलावा जितने भी सब्स्टिट्यूएंट होंगे उनका मीजोमेरिक इफेक्ट जो है वो डोमिनेंट होगा एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। नो डाउट इंडक्टिव इफेक्ट उलट साइन वाला है, वो अपोज करेगा, लेकिन जो डोमिनेंट उसमें रोल होगा, यानी जो उसका जो नेट इफेक्ट होगा वो उसके मीजोमेरिक इफेक्ट का होगा। ये मैं आपको एग्जांपल में समझाऊंगी भी इस और हेलोजेंस जो है वो एक एक्सेप्शनल बिहेवियर रखते हैं, और एक्सेप्शनल केस है कि वो जो है वो उनका जो इंडक्टिव इफेक्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से वो डोमिनेंट है और एज कंपेयर टू उनके रेजोनेंस इफेक्ट के। इसी तरह जैसे कि अब एक एग्जांपल है कि आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होंगे तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेंगे फिनोल की, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में अभी बताया भी था। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, वो सप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द ऑक्सीजन आटम, जो कॉन्जुगेट बेस में जिस पे नेगेटिव चार्ज था जिस ऑक्सीजन पे, तो वो मजीद उसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यानी नेगेटिव चार्ज को एनहांस करेंगे और वो रेडिली दोबारा से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा क्योंकि वो अनस्टेबल होगा। आपके पास पिक्रिक एसिड इज अ वेरी एसिडिक फिनोल। आपने पिक्रिट क्योंकि उसमें 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल यानी कि 3 नाइट्रो ग्रुप अटैच होते हैं, और ये जो नाइट्रो ग्रुप होते हैं ना, इनका मीजोमेरिक इफेक्ट भी नेगेटिव होता है और ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करते हैं। इनके दोनों इफेक्ट नेगेटिव है, यानी वाया नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और वाया रेजोनेंस जो है नेगेटिव रेजोनेंस जो है, ये OH बॉन्ड के आयनाइजेशन को बहुत फेवर करते हैं और साथ में उसकी जो है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस को भी बढ़ा रहे हैं। और आप इसकी pKa वैल्यू को जरा कंपेयर करें उसके साथ फिनोल के साथ, तो कितना डिफरेंस है, ठीक है। 0.7 है उसकी pKa वैल्यू और फिनोल की 10 है, तो ये सोचें कि 10 जो है यानी कि 3 नाइट्रो ग्रुप होने की वजह से उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कितनी ज्यादा है। अब हम जरा जैसे कि हमने नाइट्रोफिनोल की बात चल पड़ी, हमने पिक्रिक एसिड को छेड़ लिया, तो अब हम बात करते हैं कि नाइट्रोफिनोल्स, यानी उसमें ये है कि सिंपल एक नाइट्रो ग्रुप लगा हो उस। अब देखो अगर एक सब्स्टिट्यूएंट यानी फिनोल है, अब इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या हो सकती है, या वो ऑर्थो पोजीशन पर आएगा या वो मेटा पर आएगा या वो पैरा पर आएगा। तो क्या होता है, क्या जब यानी कि अगर वो ऑर्थो मेटा और पैरा पे आएगा तो क्या उसका जो रोल होगा एसिडिटी को चेंज करने में या कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करने में, तो क्या वो सेम होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। पोजीशन जो है जब चेंज होगी सब्स्टिट्यूएंट की, यानी ऑर्थो मेटा या पैरा, तो वो क्या होगा, उसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डिफरेंटली जो है वो डिफरेंट तरीकों से वो यानी डिफरेंट मैग्नीट्यूड के लिहाज से वो चेंज होगी। इफेक्ट तो सेम ही होगा, यानी कि डिक्रीज ही इंक्रीज ही होगी एसिडिक स्ट्रेंथ, लेकिन ऑर्थो के केस में डिफरेंट होगा मैग्नीट्यूड उसका, मेटा के केस में डिफरेंट होगा और पैरा के केस में डिफरेंट होगा। इसी तरह अगर इस नाइट्रो का नंबर भी बढ़ा दें, 1 से 2 नाइट्रो ग्रुप लगा दें और फिर उसको कंपेयर करें, तो डेफिनेटली 2 या 3 जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे नाइट्रो के, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी जो है वो उसी तरह से ज्यादा होगी। So effect is large when the nitro group is placed in an ortho or a para position on the ring and considerably smaller for the meta position। अगर सब्स्टिट्यूएंट यानी नाइट्रो जिसकी हम नाइट्रोफिनोल्स की हम बात कर रहे हैं वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होगा, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सिंपल फिनोल भी और एज कंपेयर टू मेटा नाइट्रोफिनोल भी। लेकिन अगर वो नाइट्रो पर होगा तो भी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ तो सिंपल फिनोल से तकरीबन ज्यादा ही होगी, लेकिन
पैरा और ऑर्थो नाइट्रोफिनोल से उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ मेटा वाले की कम है। उसको हम जो है वो आगे उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में देखते भी हैं। अब वही बात है, मैंने आपसे कहा था कि आपको ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने आने चाहिए, आपको रेजोनेंस का फिनोमेना क्लियर होगा तो ही आपको अपने इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि ऑर्थो और पैरा पे क्यों होता है। देखो, जब नाइट्रो जो है वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर अटैच होता है ना, और ये जो नेगेटिव चार्ज होता है फिनॉक्साइड आयन का, तो जब ये जब डीलोकलाइज करेगा ओवर द रिंग, तो वो इनटू द नाइट्रो ग्रुप यानी भी वो डीलोकलाइज करेगा। आप ये जानते हैं कि जब ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज करता है तो इस ये कौन-कौन से कार्बन पर आता है? ये ऑर्थो वाले कार्बन्स पर आता है नेगेटिव चार्ज, और मेटा वाले पैरा वाले कार्बन पर आता है। ये मेटा वाले कार्बन्स पर ये नेगेटिव चार्ज नहीं आता। सो अगर मेटा पर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा तो वो नेगेटिव चार्ज उन सब्स्टिट्यूएंट के अंदर डीलोकलाइज नहीं होगा। लेकिन अगर नाइट्रो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर अटैच है और नेगेटिव चार्ज जो है वो उस पोजीशन पर आएगा और वो फर्दर नाइट्रो ग्रुप के अंदर भी डीलोकलाइज हो जाएगा, तो एक एडिशनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। इसमें नेगेटिव चार्ज उन एटम्स के पास चले गया है जो एक बड़े इलेक्ट्रोनेगेटिव थे, तो उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देंगे। ये ऐसा सिर्फ और सिर्फ उस केस में मुमकिन है जब ये नाइट्रो ग्रुप जो है वो ऑर्थो पोजीशन पर हो, यानी जैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज है या इधर हो, या पैरा पोजीशन पर हो। लेकिन अगर नाइट्रो मेटा पोजीशन पर होता है तो वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में उसकी वो हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज उधर डीलोकलाइज होके आता ही नहीं है। उधर वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इफेक्ट शो कर रहा होता है, और वो इंडक्टिव इफेक्ट शो कर सकता है मेटा पोजीशन पर। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि जब इसका नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज करता है तो वो मेटा पर नहीं आता, और मेटा पर वो डीलोकलाइज होके नहीं आता, इस वजह से वो इस नाइट्रो के अंदर डीलोकलाइज नहीं हो सकता। सो इसलिए इस पैरा या ऑर्थो के ऊपर जब सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा तो वो तो रेजोनेंस के थ्रू उसकी स्टेबिलिटी को इफेक्ट कर रहा होता है, लेकिन मेटा वाला सब्स्टिट्यूएंट नहीं कर रहा होता। सो याद रखिएगा कि अगर ऑर्थो और पैरा पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो वो आपके इस OH या कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ वाया रेजोनेंस अपना इफेक्ट तो शो कर रहा होता है। लेकिन अगर वो अटैच होगा मेटा पोजीशन पर तो इसका रेजोनेंस का इफेक्ट इस पर नहीं होगा और इसके रेजोनेंस का इफेक्ट इस पर नहीं होगा। फिर उस सब्स्टिट्यूएंट का सिर्फ एक ही इफेक्ट होगा और वो होगा इंडक्टिव इफेक्ट। तो जब आपके पास होता ये है कि जब वो पैरा या देखें, अब इंडक्टिव इफेक्ट अगर हम रेजोनेंस की बात करते हैं तो वो तो पैरा और ऑर्थो वाले में एक जितने होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, और मेटा में वो रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज मेटा पोजीशन पर नहीं आ रहा और वो रिंग के अंदर डीलोकलाइज नहीं कर रहा। नेगेटिव चार्ज और उसका स्टेबिलिटी पे रेजोनेंस के थ्रू कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। अगर हम खाली सोलली बात करें रेजोनेंस इफेक्ट की, फिर तो आपके पास ऑर्थो और पैरा वाले के केस में इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस सेम है और मेटा वाले की कम है। अब इसमें रेजोनेंस का फिनोमेना तो हो नहीं रहा, फिर इस मनी के रेजोनेंस के थ्रू तो वो सारा चक्कर नहीं हो रहा, फिर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इससे चेंज क्यों है? आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक सब्स्टिट्यूएंट साइमल्टेनियसली एक ही इफेक्ट शो नहीं कर रहा। अब यहाँ रेजोनेंस इफेक्ट भी होगा, इंडक्टिव इफेक्ट भी होगा, और इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, वो इनका नेगेटिव होता है। अब आपको पता है कि जैसे जैसे हमने पढ़ा कि डिस्टेंस फ्रॉम द साइट जो है वो है कि जिसको हमने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है, वो रिएक्शन सेंटर फॉर एग्जांपल कह लें, उससे वो सब्स्टिट्यूएंट दूर होता जाएगा, उसका इंडक्टिव इफेक्ट उस पोजीशन पर कम होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा ऑर्थो पर, फिर सबसे दूसरे नंबर पर होगा मेटा पे, फिर तीसरे नंबर पर होगा पैरा पे। तो इंडक्टिव इफेक्ट की बेसिस पर ऑर्थो, पैरा, मेटा और फिर पैरा, लेकिन हमने तो सारे इफेक्ट्स को लेके चलना है। और मजे की इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस एग्जाम्पल में सबसे ज्यादा एसिडिक, चूंकि उसकी सबसे कम पी की वैल्यू है, वो पैरा है। इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर आ जाता है, और वो ये है कि होना तो ये चाहिए था ना कि इसका इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा है, रेजोनेंस भी दोनों में हो रही है और लेकिन ये बाजी ले गया इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन होती है पैरा वाले की। असल में होता ये है कि जब नाइट्रो ऑर्थो पोजीशन पर होता है तो ये जो हाइड्रोजन है ये बॉन्डिंग, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। सो
जिसकी वजह से उसकी जो आयनाइज़ेशन है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ एज़ कंपेयर टू p-नाइट्रोफिनोल जो है वो कम होती है। हालाँकि अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ एक्ज़िस्ट ना करती, तो जो है इसकी जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा होनी थी। डिटेल आपके पास इस पैराग्राफ में लिखी भी हुई है, आप जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है आप इसको पढ़िएगा, और अगर आपको कोई पॉइंट इसमें समझ नहीं आता तो आपने मेरे से डिस्कस करना है, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉन्जुगेट बेस डिफरेंट आइसोमर्स किस तरह से स्टेबलाइज़ कर रहे हैं, अगर नाइट्रो ऑर्थो, मेटा या पैरा पोज़ीशन पर है। जैसे कि अभी आपने इस स्ट्रक्चर को देखा भी कि अगर वो नाइट्रो पैरा पोज़ीशन पर होगा या ऑर्थो पर होगा, तो वो नेगेटिव चार्ज उसके अंदर डीलोकलाइज हो जाएगा और वो उसको स्टेबलाइज कर देगा। लेकिन अगर वो मेटा पोजीशन पर होगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उस सब्स्टिट्यूएंट की आपस में उनका रेजोनेंस में, इसकी रेजोनेंस का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसकी रेजोनेंस पर इसका, क्योंकि इसकी वजह से रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज आता है ना, ये नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट शो करता है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको, यानी लेकिन ऑर्थो और पैरा पे वो डायरेक्ट रिलेशनशिप में होंगे तो वहाँ फ़र्क पड़ेगा। सो इसलिए जो है वो आपके पास जो है वो सब्स्टिट्यूएंट का डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है जब वो ऑर्थो और पैरा पर होते हैं। सो जैसे-जैसे आप उसमें नाइट्रो ग्रुप का नंबर इंक्रीज़ करते जाएँगे तो ज़ाहिर है उसकी एसिडिटी भी बढ़ती जाएगी, और मिसाल आपके सामने है पिक्रिक एसिड की के 3, यानी यहाँ पे देखो ये 3 रेजोनेंस इफेक्ट भी शो हो रहे हैं, इसका रेजोनेंस इफेक्ट, इसका रेजोनेंस इफेक्ट, इसका, यानी नेगेटिव चार्ज इधर भी स्टेबलाइज करेगा, इधर भी स्टेबलाइज करेगा, इधर भी स्टेबलाइज करेगा, तो उसको 3 एडिशनल नाइट्रोजन नाइट्रो ग्रुप मिल गए हैं नेगेटिव चार्ज को स्टेब अप को के पास उसके पास भेजने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए। सो इसकी जो है वो सबसे आपके पास जो है वो ऑलमोस्ट पीके वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। कुछ प्रॉब्लम है, विच ऑफ द टू फिनोल्स इन ईच सेट इज मोर एस्टरेटिक, एक्सप्लेन। 2,5 डायनाइट्रोफिनोल को बताना है और 2,4 डायनाइट्रोफिनोल का बताना है, और दूसरा आपके पास फिनोल है और मेटाक्लोरोफिनोल है उसका बताना है, और ये फॉर्माइल ग्रुप है, बेंजल्ड मतलब फॉर्माइल ग्रुप, यानी पैरा पोजीशन पर है और मेटा पोजीशन पे फॉर्माइल ग्रुप है, CHO ग्रुप जिसे हम कहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, और ये भी इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप होता है, ठीक है? आपने इसको विद रेजोनेंस इफेक्ट में भी देखा होगा और मेसोमेरिक इफेक्ट में भी इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट देखा होगा, जैसे कि बेंजल्डिहाइड में ये ग्रुप होता है CHO। तो इसमें इन दोनों में अगर इनका रेजोनेंस इफेक्ट नेगेटिव है और इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव है, तो इन दोनों में किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और क्यों? मैं मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड फिनोल पे नहीं जा रही, मैं अपना लेक्चर यहीं पे छोड़ रही हूँ क्योंकि थोड़ी-सी इसमें समझने वाली चीज़ें हैं। सो आप इनको रेजोनेंस इफेक्ट को ज़रूर पढ़ना, रेजोनेंस इफेक्ट, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए बेटे, तभी आपको नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स की समझ आनी है। अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड कि यार ये क्या हो रहा है, ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूएंट था, मेटा पे, क्योंकि आगे हम सारा जितना भी देखने जा रहे हैं ना। हाँ, एक बात याद आई, आपने हाइपर कॉन्जुगेशन भी अपना थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेना है। यानी कि इसमें अब देखो फिर हमने आगे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स को स्टडी करना है। उसमें हमने देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट अगर और तो कौन-सा सब्स्टिट्यूएंट है, उसका क्या इफ़ेक्ट है, वो किस पोज़ीशन पर है। तो ये तो एसिडिटी के लिहाज़ से हम डिस्कस करेंगे ना। आपने तो बेटे उसको ज़रा जो है ना वो रेजोनेंस वाला जो फिनोमेना है ना, आपने उसको देखना है, और उसमें पॉजिटिव मेसोमेरिक इफ़ेक्ट, नेगेटिव मेसोमेरिक इफ़ेक्ट, और वो जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग सारा कुछ है, ये चीज़ें आपने देखनी है। और फिर आप इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो फिर इसको सुनिएगा, और फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर, आगे आने वाले सारे लेक्चर जो हैं वो क्लियर होंगे। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।